भारत में यूरोपियंस के आने का सिलसिला 1498 से शुरू हुआ, जब 17 मई को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। इस तरह 16वीं सदी के भारत यूरोप व्यापार में पुर्तगालियों का वर्चस्व रहा। बाद में उनकी रुचि ब्राजील की ओर होने लगी, इसलिए 17वीं शताब्दी में भारत में डच लोग आए, जिनका प्रभाव भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में रहा। 18वीं सेंचुरी में भारत में यूरोप की दो शक्ति प्रभावशील थी, एक अंग्रेजों की शक्ति और दूसरी फ्रांसीसियों की शक्ति। हम सब जानते हैं कि एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकते हैं। परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष की स्थिति निर्मित हुई। कारण कई थे और पारस्परिक रूप से वे लोग 18वीं सेंचुरी के मध्य में आपस में टकराए। इस तरह पहला एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष 1746 से लेकर 1748 के मध्य हुआ। दूसरा एंग्लो फ्रेंच संघर्ष 1749 टू 54 के मध्य हुआ और तीसरा एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल 1758 से लेकर 1763 के मध्य हुआ। इसके बाद फ्रांसीसी अंग्रेजों से पराजित हुए, लेकिन 1778 से लेकर 1815 तक उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक लामबंदी करनी चाहिए, जिसमें कभी निजाम को उन्होंने सहारा बनाया, कभी टीपू सुल्तान को, तो कभी सिंधिया को। यानी एन केन प्रकारेण उन्होंने अंग्रेजी शक्ति को क्षति पहुंचाने का कार्य किया, लेकिन इसमें वे सफल नहीं रहे। आइए हम लोग यहाँ पे बात करें कि भारत में एंग्लो फ्रेंच जो प्रतिस्पर्धा थी, युद्ध था, संघर्ष था, वह किन परिस्थितियों में शुरू हुआ और अंततः इसका परिणाम क्या हुआ। दक्षिण में कर्नाटक का एक स्वतंत्र राज्य था, निजाम का एक राज्य था, मराठे प्रभावशील थे। इस तरह इन दिनों कर्नाटक के नवाब पर हैदराबाद के निजाम का प्रभाव ज्यादा था। दूसरी ओर मराठा सरदार भी समय समय पर कर्नाटक पर निरंतर आक्रमण करते रहा करते थे। सन 1740 में कर्नाटक का नवाब दोस्त अली था, जिसका देहांत हो गया था। क्यों देहांत हुआ? क्योंकि मराठों ने आक्रमण किया और उन्होंने कर्नाटक के नवाब दोस्त अली को मार डाला तथा उसके दामाद चांदा साहब को उन्होंने कैद कर लिया और वे अपने साथ चांदा साहब को सतारा ले गए। दोस्त अली के एक पुत्र सफदर अली को कर्नाटक में छोड़ दिया गया, वह बेसहारा हो गया। इसलिए 1743 में कर्नाटक के मामले को लेकर निजाम ने पुनः हस्तक्षेप किया और सफदर अली के अल्पायु पुत्र सईद मोहम्मद को उन्होंने नवाब बनाया तथा एक विश्वास पात्र जिसका नाम अनवरुद्दीन था, उसे उसका संरक्षक बना दिया। कुछ दिनों के बाद सईद मोहम्मद भी षड्यंत्र का शिकार हुआ और उसके स्थान पर अनवरुद्दीन वहां के नवाब बने, अर्थात कर्नाटक के नवाब बने। स्वाभाविक सी बात है कि चांदा साहब जो कर्नाटक के नवाब थे, उनके दामाद को, जिनका नाम दोस्त अली था, मराठे अपने साथ ले गए थे। लेकिन जो दोस्त अली के
वंशज थे, उन्होंने अनवरुद्दीन का सतत रूप से विरोध करना शुरू कर दिया। अब हम लोग कर्नाटक की स्थिति और परिस्थिति की चर्चा के उपरांत बात करें कि ये जो दो व्यापारिक दल दक्षिण भारत में रह रहे थे, एक अंग्रेज और दूसरे फ्रांसीसी, इनके बीच का रिलेशन कैसा था। आरंभिक तौर पे हमने ये पाया कि आरंभ में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के रिलेशन अच्छे थे, जबकि यूरोप में स्पेन के उत्तराधिकार के युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस आपस में टकराए थे। लेकिन भारत में तत्कालीन परिस्थितियों के मद्देनजर इन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध उलझना उचित नहीं समझा, क्योंकि भारत में चाहे अंग्रेज हों या फ्रांसीसी हों, ये दोनों व्यापार करने के लिए आए थे। इनकी कंपनी व्यापारिक कंपनियां थीं और उनका एकमात्र लक्ष्य था धन प्राप्त करना। दूसरी ओर मुगल बादशाह का एक टेरर भी इनके मन में था कि अगर हम दोनों विदेशी कंपनियां यहाँ पर लड़ेंगे तो मुगल शासक, मुगल बादशाह हमें राज्य के बाहर भी निकाल सकता है। दक्षिण भारत में जो कोरोमंडल का तट है, उस पर मद्रास भी स्थित है, पौंडीचेरी भी स्थित है। उसमें मद्रास अंग्रेजों का एक गढ़ था। उसकी स्थापना भी फ्रांसिस डे के द्वारा की गई थी और उसी के दक्षिण में पौंडीचेरी फ्रांसीसियों का गढ़ था। पौंडीचेरी को फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूमा ने खूब सजाया था। अपने रहने के लिए उसे बहुत अच्छी तरह से उसने डेवलप करने का प्रयास किया था और एक अवसर पर उसने कर्नाटक के नवाब दोस्त अली को और हैदराबाद के निजाम आसफ जा को भी वहां पर निमंत्रित किया, उनका खूब आवभगत किया। निजाम ने उसे प्रसन्न होकर नवाब का पद दिया। मुगल बादशाह से भी उसे इसकी स्वीकृति दिलाने की बात उसने कही तथा के दक्षिण की भूमि से टैक्स वसूलने का अधिकार भी उसे दे दिया। इस तरह ड्यूमा कानूनी तौर पर तंजौर और मैसूर के राजा को अपने अधीन मानने लगा। फ्रांसीसी दक्षिण में अपने प्रभाव को बढ़ा रहे थे, लेकिन अंग्रेज शांत थे और वे फ्रांसीसी गतिविधियों पर पूरी गंभीरता के साथ नजर रखे हुए थे। 1741 में फ्रांस के गवर्नर बदले गए और ड्यूमा के स्थान पर डुप्ले भारत में फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। डुप्ले एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। दूसरी ओर यूरोप में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच संघर्ष की स्थिति निर्मित हुई और इस समय बार्नेट नामक अंग्रेज ने जब फ्रांसीसी जलपोत को डुबोया, तब इसके प्रत्युत्तर में डुप्ले ने तत्काल मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर लाबुर्डे को संदेश भेजा। लाबुर्डे तत्परता के साथ डुप्ले की मदद के लिए आए और इन लोगों ने मद्रास की घेराबंदी कर दी। जैसा कि हम सब जानते हैं, मद्रास अंग्रेजों का गढ़ था। मद्रास ने तत्काल आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन इसके बाद इन दोनों फ्रांसीसी गवर्नर के बीच मतभेद उभर कर सामने आ गए। लाबुर्डे का कहना था कि क्षतिपूर्ति के रूप में हम फ्रांसीसी कंपनी के लिए 3 लाख रुपया और अपने लिए 1 लाख रुपया लेकर अंग्रेजों को मद्रास वापस लौटा दें। लेकिन डुप्ले की इच्छा यह थी कि मद्रास के बाद
सेंट डेविड और सेंट डेविड के बाद बंगाल में अंग्रेजी फैक्ट्री पर हमला करके अंग्रेजी शक्ति का, अंग्रेजी व्यापारियों का या अंग्रेजी कंपनी का भारत से खात्मा ही कर दिया गया। जबकि लाबुर्डे मामले को निपटाने के पक्ष में था, उसे 60,000 रुपए अग्रिम में मिल भी चुका था। वह 60,000 रुपया लेकर मॉरिशस की ओर चला गया। दूसरी ओर डुप्ले ने मद्रास के बारे में जो समझौता हुआ था लाबुर्डे का, उसको ठुकरा दिया तथा मद्रास को अपने अधिकार में लेकर उसने वहां पर लूटपाट भी की। मद्रास का क्षेत्र कर्नाटक के नवाब के अधीन था। अंग्रेजों ने डुप्ले का मुकाबला न करके इसकी शिकायत कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से की और उनसे अपने लिए मदद मांगी। नवाब ने डुप्ले को कहा कि आप मद्रास छोड़ें, यहाँ के नवाब हम हैं और आपको यहाँ पर किसी क्षेत्र पर अधिकार करने का राइट नहीं है। लेकिन डुप्ले ने यहाँ पर बड़ा डिप्लोमेसी से काम लिया और उसने अनवरुद्दीन को यह संदेश भेजा कि मद्रास मैं अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए प्राप्त कर रहा हूँ। लेकिन मद्रास पर अधिकार स्थापित करने के बाद जब वहां फ्रांसीसी झंडा लहराया गया, तब अनवरुद्दीन को वस्तु स्थिति का पता चला। उसने अपने पुत्र के नेतृत्व में एक सेना भेजी जिसे डुप्ले ने सेंट तोमे के युद्ध में बड़ी आसानी से पराजित कर दिया। डुप्ले की महत्वाकांक्षा, उसका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसने मद्रास से तकरीबन 12 मील दूर स्थित सेंट डेविड के किले पर भी हमला किया। लगभग 18 महीने तक ये घेरा उसने वहां पर डाले रखा और 1748 में अंग्रेजी जलबेड़ा जब सेंट डेविड के किले के मदद के लिए पहुंचा, तब उसने पौंडीचेरी पर भी घेरा डाला, लेकिन ये उसका एक असफल प्रयास रहा। इसी बीच 1748 में यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, वहां की सरकारों के बीच एक संधि हुई जिसे इतिहास में हम एक्स-ला-सैपेल की संधि के नाम से जानते हैं। भारत में बढ़त की स्थिति में फ्रांसीसी थे। उन्होंने अंग्रेजों के मद्रास के किले पर कब्जा कर लिया था, उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। दूसरी ओर नॉर्थ अमेरिका का एक स्थान है लुईबर्ग, वहां पर फ्रांसीसियों का कब्जा था जिसे अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया था। जो एक्स-ला-सैपेल की संधि हुई उसमें यह कहा गया कि भारत में और नॉर्थ अमेरिका में हम एक दूसरे के द्वारा विजित किए गए क्षेत्र को वापिस लौटाएंगे। इस तरह मद्रास को, डुप्ले को अंग्रेजों को लौटाना पड़ा और नॉर्थ अमेरिका में अंग्रेजों ने लुईबर्ग फ्रांसीसियों को लौटा दिया। इस तरह युद्ध भारत में हुए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, लेकिन संधि यूरोप में हुई और एक्स-ला-सैपेल की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में भारतीय नरेशों की दुर्बलता जहां स्पष्ट तौर पर सामने आई, वहीं नौसेना के इंपॉर्टेंस को देखने को मिला और यह भी देखने को मिला कि जो गवर्नर हैं वे अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य तो कर सकते हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण इंग्लैंड और फ्रांस की सरकार का है। और डुप्ले तो महत्वाकांक्षी था, लेकिन यूरोप में हुई संधि का सम्मान करते हुए उसे मद्रास को खाली करना पड़ा। इस तरह पहले आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का अंत हुआ।